हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर सोशल साइंस का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन लाया जाए जो हमारे मैट्रिक एग्जाम में 100% पूछे जा सके। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं सोशल साइंस का 1 से लेकर 80 तक का ऐसे इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक एग्जाम में 100% पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप भी सर मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आगे आने वाली हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन में दिया गया है कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया वियतनाम, ऑप्शन बी में दिया गया लाओस, ऑप्शन सी में दिया गया चीन और ऑप्शन डी में दिया गया है कंबोडिया। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन के जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिख सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, सन 1815 ईस्वी में ही वियना कांग्रेस हुआ था। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 3 में दिया गया है कि भारत में गद्दर पार्टी की स्थापना किसने किया था। याद रखिएगा, भारत में गद्दर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा सन 1913 ईस्वी में किया गया था। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में अगला सवाल है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था। तो यहाँ पे क्वेश्चन 4 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, यूरोपीय संघ। उसके बाद में अगला सवाल है कि नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे। दोस्तों याद रखिएगा, नरोत्तम सिंहानुक जो थे वो कंबोडिया देश के शासक थे, जहाँ पे अंकोरवाट का मंदिर स्थित है। उसके बाद में अगला सवाल है कि वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था। इसी सवाल को मैट्रिक एग्जाम में इस प्रकार से पूछ लिए जाते हैं कि भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था या वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था। प्रत्येक स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, जेम्स वाट के द्वारा ही वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किया गया था। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 7 में दिया गया है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, सन 1907 ईस्वी में ही जमशेद जी के द्वारा जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैट्रिक एग्जाम 2020 में भी सवाल पूछे जा चुके हैं कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। इसी सवाल को पूछ लिया जाएगा कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसने किया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब जमशेद जी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है कि गोल घर कहाँ स्थित है। उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट को मालूम होगा कि गोल घर जो है वो पटना में स्थित है और संजय गांधी जैविक उद्यान भी पटना में स्थित है, जिसे हम सभी चिड़ियाघर के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन 9 में कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू किया था। वह कौन ऐसे अमेरिका के राष्ट्रपति थे जिन्होंने न्यू डील लागू किया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, FD रूजवेल्ट। ऐसे ही सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का PDF हमारे द्वारा बनाए जा चुके हैं और सभी PDF का लिंक हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में दे दिया गया है। तो आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करके आप मैथ एंड मैजिक टिप्स का ऑफिशियली मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके बहुत सारे PDF डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही एप्लीकेशन में क्विज खेलने के साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। साथ ही questionforexam.com वेबसाइट पे जाके कक्षा 10वीं का सभी सेट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं, वीडियो सोल्यूशन भी पा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप ईयरफोन में ऑडियो के माध्यम से भी सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सोल्यूशन पा सकते हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में questionforexam.com वेबसाइट पे दे दिया गया है। तो सवाल में बोला गया था कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू किया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी, FD रूजवेल्ट ने। अगला सवाल है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन 10 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत में सहकारिता आंदोलन 1904 में हुआ था। उसी प्रकार से नेपोलियन संहिता जो है वो 1804 ईस्वी में लागू किया गया था। उसके बाद में अगला सवाल है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। उम्मीद है आप सभी को मालूम होगा कि फ्रैंकफर्ट की जो संधि है
वो इटली जर्मनी के एकीकरण के साथ साथ 1871 ईस्वी में हुई थी। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा 1871 ईस्वी में। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 12 में है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। उम्मीद है ये इस क्वेश्चन का भी सलूशन आप सभी को आता होगा कि कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था। तो पूछा जाएगा कि जन्म कहाँ हुआ था, तो क्वेश्चन का सही जवाब जर्मनी होगा। कब हुआ था, तो क्वेश्चन का सही जवाब 1818 ईस्वी हो जाएगा। उसके बाद में बोला गया है कि 1991 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन सा अस्तित्व में आया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो पहला ऑप्शन में दिया गया है WTO, जिसे हम लोग कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद में यहाँ पे गेट दिया गया है जो 1999 में हुआ था। उसके बाद में सी में दिया गया नई आर्थिक नीति जो 1921 ईस्वी में लेनिन के द्वारा लागू किया गया था। लेकिन बोला गया है कि 1991 ईस्वी में कौन सा अस्तित्व में आया था। तो आप सभी को मालूम होगा कि 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। तो चौथा ऑप्शन में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। कितने स्पिन का लगता है, क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगला सवाल है इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो प्राथमिक क्षेत्र में जो सम्मिलित होता है वो मत्स्य पालन होता है, खनन भी होता है और वन भी होता है। लेकिन जो बैंकिंग सेवा दिया गया है ये प्राथमिक क्षेत्र में से संबंधित नहीं है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, बैंकिंग। उसके बाद में अगला सवाल है जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र है। दोस्तों याद रखिएगा, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम जो है वो किस उद्योग के केंद्र हैं, तो ये है आयरन और स्टील के केंद्र। यहाँ पे जमशेदजी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के तो नाम आप जानते ही होंगे। तो इसीलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में क्वेश्चन 16 में दिया गया है कि प्रति व्यक्ति आय का आशय है, यानी प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसे हम लोग एवरेज आय अर्थात औसत आय भी कहते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 17 में बोला गया है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा, भारत हमारा जो देश है वो सन 1947 ईस्वी में आज़ाद होने के बाद में सन 1950 ईस्वी में पूरे हिंदुस्तान भर में कानून लागू कर दिया गया था, भारत का संविधान लागू कर दिया गया था। और तुरंत 2 साल के बाद सन 1952 की बात है जब भारत में पहला चुनाव हुआ था, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया था। तो सन 1952 ईस्वी की ही बात है जब भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, सन 1952 ईस्वी में। अगला सवाल क्वेश्चन 18 में दिया गया है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। दोस्तों बांग्लादेश, जैसे आप सभी को मालूम होगा कि भारत की जो मुद्रा है उसे हम लोग रुपया कहते हैं, अमेरिका की मुद्रा को डॉलर कहते हैं, उसी प्रकार से बांग्लादेश की मुद्रा को हम लोग टका कहते हैं। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, टका। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 19 को देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन 19 में बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ होता है। सवाल आपसे ये पूछा है कि राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ होता है, यानी राष्ट्रीय आय का क्या मतलब होता है। तो क्वेश्चन 19 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्पादन के सभी साधनों के आय को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 20 में दिया गया है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था। बात है सन 1986 ईस्वी की, जब पूरे भारतवर्ष में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, सन 1986 ईस्वी में। अगला सवाल क्वेश्चन 21 में दिया गया है कि भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है। भूमि विकास बैंक जो है उसके माध्यम से किस प्रकार का ऋण जो है, कर्ज जो है वो प्रदान किया जाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, दीर्घकालीन ऋण, जिसे हम सभी कहते हैं लंबे समय के लिए ऋण। अगला सवाल क्वेश्चन 22 को देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन 22 में बोला जा रहा है कि भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है। इस सवाल को इसी प्रकार से मेट्रिक एग्जाम में पूछा गया था कि भारत में किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था पाई जाती है। तो हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे विश्व में हिंदुस्तान अर्थात भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा।
अगला सवाल है नागार्जुन सागर नदी घाटी परियोजना किससे संबंधित है, यानी नागार्जुन सागर जो परियोजना है वो कौन सी नदी से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन सतलज नदी, कावेरी, नर्मदा और कृष्णा नदी। तो जहाँ पे रहेगा नागार्जुन वहीं पे होगा कृष्णा। क्वेश्चन का सही जवाब कृष्णा नदी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 24 में बोला गया है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था। दोस्तों बात है 26 दिसंबर 2004 को, जब विश्व के बंगाल की खाड़ी एक ऐसा स्थान है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बहुत ही भयंकर सुनामी आया था। उसके बाद में देखिए यहाँ पे अगर सुनामी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि अब तक का सबसे विनाशकारी सुनामी कब आया था, तो आया था 26 दिसंबर 2004 को। कहाँ पे, तो बंगाल की खाड़ी में। और पूछा जाएगा कि बिहार में या भारत में अब तक का सबसे विनाशकारी भूकंप कब आया था, तो ये सन 1934 ईस्वी में आया था, जिसमें ज़मीनें फट गई थी, दरारें पड़ गई थी और काफ़ी ही अधिक मात्रा में बालू तथा कोयला ज़मीन के ऊपर आ गए थे तथा कई लोग काल के गाल में समा गए थे, अर्थात मृत्यु के आगोश में समा गए थे। अगला सवाल है हमारा कि संचार व्यवस्था को बाधित होने का मुख्य कारण क्या है। आखिर वह कौन ऐसा रीजन है, कौन ऐसा कारण है जिससे संचार व्यवस्था जो है वो बाधित हो जाती है। पहला उसमें दिया गया केबल का टूट जाना। अब जाहिर सी बात है केबल अर्थात तार जब टूट जाएंगे तो संचार व्यवस्था बाधित हो जाएंगे। तो क्वेश्चन का सही जवाब से नहीं हो जाएगा केबलों का टूट जाना। अगला सवाल में बोला गया है कि बाढ़ क्षति पहुंचाती है, यानी बाढ़ जो है वो किसको क्षति पहुंचाती है। तो बाढ़ जो है फसलों को भी क्षति पहुंचाती है, पशुओं को भी पहुंचाती है और भवनों को भी पहुंचाती है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। याद रहे इसी सवाल को इस प्रकार से अगर पूछ लिया जाता कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको होती है और ऑप्शन डी में अगर उपयुक्त में से सभी नहीं दिया गया हो, तो वैसी स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब फसलों को होता है। उसके बाद में क्वेश्चन 27 से बोला गया है स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, अर्थात स्वर्णिम चतुर्भुज जो है वो किससे संबंधित है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क मार्गों से संबंधित है। उसके बाद में बोला गया है कि बाढ़ के समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, बाढ़ आने के समय लोगों को उच्च भूमि वाले स्थान पे जाना चाहिए। उसके बाद में है कि भारत में वो कौन ऐसी पार्टी है जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल कही जाती है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, जनता दल यूनाइटेड, जिसे हम सभी जेडीयू के नाम से जानते हैं। उसके बाद में बोला गया है कि भारत में पंचायत के चुनाव कौन करवाता है। भारत में जितने भी पंचायती राज की संस्था के जो चुनाव होते हैं उसका जो चुनाव होता है वो कौन करवाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब राज्य चुनाव आयोग होगा, यानी क्वेश्चन 30 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 31 में बोला गया है कि भारत के किस राज्य में पंचायती राज संस्था की शुरुआत हुई थी। तो भारत का राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहाँ पे पंचायती राज संस्था की शुरुआत हुई थी और सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत भी राजस्थान से हुई थी। कब हुई थी, तो ये 2005 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल है वर्ष 1975 को भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। दोस्तों वर्ष 1975 आने वाले समय में भी जाना जाएगा। इसका जो मुख्य रीजन है वो ये है कि इंदिरा गांधी के माध्यम से ही देश भर में आंतरिक आपातकाल को लागू किया गया था। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल इसमें 33 में दिया गया है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ था। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि ताड़ी विरोधी जो आंदोलन है वो आंध्र प्रदेश के महिलाओं के द्वारा चलाया गया आंदोलन था, जिसमें महिलाएं आसपास में जितने भी मदिरा की बिक्री हो रही थी उन सभी मदिरा की बिक्री पर पाबंदी की मांग कर रहे थे, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि उन सभी महिलाओं को स्थानीय निकाय के रूप में आरक्षण भी प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। उसके बाद में बोला गया है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है। तो धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला ऑप्शन ए दिया गया है, सांप्रदायिक। उसके बाद में है कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, यानी सत्ता में साझेदारी तो करना सही है लेकिन क्यों सही है, तो आसान भाषा में बता दीजिएगा। सत्ता में साझेदारी करना इसलिए सही है क्योंकि ये सत्ता में साझेदारी विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। उसके बाद में 36 में दिया गया है कि नेपाल में शब्द दलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो किसमें 36 का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत में नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य है शब्द दलीय गठबंधन का। अगला सवाल में बोला गया है कि भारत के इन राज्यों में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है। यहाँ पे भारत के 4 राज्यों का नाम मिलेगा, इसमें आप सभी को बताना होगा कि कोयला का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। तो झारखंड में होता है।
उसके बाद में है कि सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन सा है, तो क्वेश्चन 38 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा राजस्थान। उसके बाद में है कि बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है। यहाँ पे बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना की बात करेंगे तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा कोसी नदी घाटी परियोजना। उसके बाद में सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा सुंदरवन टाइगर रिजर्व जो है वो पश्चिम बंगाल में है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में कुछ में 41 में बोला गया है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन है, तो भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो कौन सा है, तो उसे हम लोग कहते हैं हीराकुंड बांध, यानी क्वेश्चन नंबर 41 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा हीराकुंड बांध। उसके बाद ये बोला गया है कि कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है ही, लेकिन विद्युत नहीं है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा विद्युत। उसके बाद ये बोला गया है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। जैसा कि आप सभी ट्रेन का सफ़र किए होंगे तो मालूम होगा ट्रेन के बोगी पे लिखा रहता है ऐसे पू म रे, जिसका माने होता है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो ये है हाजीपुर में। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 44 में बोला गया है कि चावल है, अर्थात चावल जो है वो किस प्रकार का फसल है। तो दोस्तों चावल की बात करें या धान की बात करें, ये सभी जो फसल होते हैं वो खरीफ फसल होते हैं। उसके बाद में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है। यहाँ पे आप सभी को बताना होगा कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है, तो वह उस कंपनी का नाम सेल कंपनी है, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 46 से बोला गया है कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है। यहाँ पे खनिज कोडरमा से संबंधित होने वाला ऑप्शन कौन सा है, तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा बक्साइट, जो एल्युमिनियम का अयस्क होता है, क्रंडम कैरोलाइट तथा बक्साइट। उसके बाद में बोला गया है कि ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या होता है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेट्रिक एग्जाम दृष्टिकोण से, ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम श्वेत क्रांति होता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में कि लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन से 2 जिला प्रसिद्ध है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि लीची के उत्पादन में बिहार का मुजफ्फरपुर जिला और वैशाली जिला काफ़ी ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा मुजफ्फरपुर और वैशाली। उसके बाद ये बोला गया है कि आय तथा उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि पढ़े होंगे कि बचत किसे कहते हैं, तो आप परिभाषा में याद किए होंगे कि आय तथा उपभोग के अंतर को ही बचत कहा जाता है। तो सवाल पूछ लिया जा सकता है कि आय तथा उपभोग के अंतर को क्या कहेंगे, तो बचत कहेंगे। उसके बाद में है कि इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है। यहाँ पे व्यापारिक बैंक जो है उसका जमा का प्रकार इनमें से कौन सा नहीं है, तो क्वेश्चन का सही जवाब अधिवी कर्ज हो जाएगा, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल इसमें कहानी बोला गया है कि पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है। यहाँ पे कुछ में 51 का सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा दीर्घकालीन ऋण। उसके बाद में 52 में बोला गया है कि किसने कहा था कि ग्राहक हमारी दुकान पे आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, यह हम पर नहीं बल्कि हम उन पर निर्भर रहा करते हैं। तो क्वेश्चन 52 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। महात्मा गांधी के द्वारा ही कहा गया था कि जितने भी ग्राहक होते हैं हमारे दुकान वाले सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं, क्योंकि ग्राहक हम पर निर्भर नहीं बल्कि हम उन पर निर्भर रहा करते हैं। अगला सवाल है कुछ में 53 में कि इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। तो यहाँ पे कुछ में 53 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा शिक्षा। उसके बाद में बोला गया है इनमें से कौन सा ऊर्जा गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। यहाँ पे आप सभी को बताना होगा कि गैर ऊर्जा पारंपरिक का स्रोत क्या होगा। तो यहाँ पे अगर गैर नहीं रहता पारंपरिक रहता तो वैसे स्थिति में पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला हो जाता, लेकिन गैर पारंपरिक देने के कारण क्वेश्चन का सही जवाब ज्वारीय ऊर्जा होगा। उसके बाद में है कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था। तो गोंडवाना समूह के कोयले का जो निर्माण हुआ था वो 20 लाख वर्ष पहले हुआ था, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा 20 लाख वर्ष पहले। उसके बाद में 56 में दिया गया है कि खरीफ की फसल कौन सा है, इनमें से कौन सी खरीफ की फसल है। तो पिछले वाले क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग जान गए हैं खरीफ की जो फसल है वो चावल है, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा चावल।
उसके बाद में है इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है। यहाँ पे हम बात करते हैं रेशेदार फसलों की, तो कपास में रेशा होता है, जूट में भी रेशा होते हैं, सन में भी रेशा होता है। लेकिन ऑप्शन डी में सी में दिया गया गन्ना, और जैसा कि मालूम होगा गन्ना में रेशा नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 57 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में अगला सवाल में बोला गया है कि गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि छापाखाना का आविष्कारक के नाम है गुटेनबर्ग, जिन्होंने सबसे पहले बाइबिल नामक धार्मिक ग्रंथ की छपाई किए थे। और इनका जो जन्म था ना वो जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का भी जन्म जर्मनी में हुआ था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, जर्मनी। अगला सवाल है कि इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला व्यक्ति कौन सा है। याद रखिएगा कैक्सटन एक ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने इंग्लैंड में भी मुद्रण यंत्र अर्थात छापाखाना को पहुंचा दिया था। और यहाँ पे एक और पूछा जाता है कि छापाखाना यूरोप कैसे पहुंचा। तो मार्को पोलो व्यापार करने के क्रम में यूरोप पहुंचा और इस प्रकार से छापाखाना यूरोप ले गया और इसी प्रकार से छापाखाना जो था यूरोप में पहुँच गया था। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब कैक्सटन अर्थात ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल है 1917 ईस्वी की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। मेट्रिक एग्जाम में तो ये सवाल 100% देखने को मिल सकता है। तो क्या हुआ था कि बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था उसे वो हुआ था नवंबर 1917 ईस्वी में, ठीक है। लेकिन जो 1917 में फरवरी क्रांति हुआ था वो सबसे पहला क्रांति हुआ था। तो क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। सवाल पूछा जा सकता है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था, तो नवंबर 1917 होगा। और 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है, तो फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल लाल सेना का गठन किसने किया था। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि लाल सेना का गठन ट्रास्टकी ने किया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। काफ़ी सिंपल सवाल है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1916 ईस्वी में हुई थी। तो क्वेश्चन का सही जवाब 1906 होगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसके बाद में है कि तख्त श्री हरमंदर जी साहिब कहाँ पे स्थित है। ये नया क्वेश्चन था हालांकि मेट्रिक एग्जाम के लिए, और ये जो स्थित है ना ये पटना में स्थित है। तो क्वेश्चन 65 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था। सिपाही जो विद्रोह था जिसके जो नेतृत्व करने वाले थे वो मंगल पांडे थे। और ये जो सिपाही विद्रोह हुआ था ना ये सन 1857 ईस्वी में हुआ था। आप सभी को मालूम होगा कि अंग्रेज जो थे वो फूट डालो राज करो नीति को अपनाकर चर्बी वाला कारतूस का निर्माण किए थे, जिससे क्या हुआ था कि पूरे सैनिकों में विद्रोह की लहर फैल गई थी। और मंगल पांडे जो थे वो मेरठ छावनी के एक सेनापति थे, सेना थे। तो उन्होंने क्या किया कि अपने चीफ को गोली से मारकर उनको हत्या कर दी, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि मंगल पांडे को भी फांसी की सजा सुना दी गई थी। और मंगल पांडे जो थे हमारे भारत के वीर सपूतों में से एक थे जिन्होंने सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किया था। और ये जो विद्रोह हुआ था सन 1857 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल 86 में बोला गया है श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है। तो दोस्तों क्वेश्चन 66 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है श्वेत क्रांति का संबंध। अगला सवाल है हमारा कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि प्रत्येक 22 मार्च को ही बिहार दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में भारत का नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि भारत का सबसे बड़ा पशु मेला और विश्व का भी सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में लगता है। तो इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में है कि सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है। जैसा कि आप सभी को बताया जाता है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो सासाराम में है। तो यहाँ पे 69 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, शेरशाह सूरी। उसके बाद में है कि फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था। तो जॉन के एक बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक है जिनके माध्यम से फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किया गया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में है दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है। तो आप बात करते हैं दुर्गापुर स्टील प्लांट के बारे में। तो क्वेश्चन 71 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में स्थित है। उसके बाद में बोला गया है कि सेडान का युद्ध कब हुआ था। तो यहाँ पे क्वेश्चन 72 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। सन 1870 की बात है जब ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच में एक बहुत ही महायुद्ध हुआ था जिसे सेडान का युद्ध के नाम से जाना जाता है। और यह युद्ध सन 1870 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला सवाल है हीगल कौन था। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा हीगल जो था एक प्रकार का फिलोसफर था यानी दार्शनिक था।
उसके बाद में है कि मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच में होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों हनोई जो समझौता है वो मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच में हुआ था। तो सवाल यहाँ से 2-3 पूछे जाते हैं। हनोई समझौता कब हुआ था? तो मार्च 1946 ईस्वी में। फ्रांस एवं वियतनाम के बीच में होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल बोला गया है बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया था। इसी सवाल को मैट्रिक एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। हालांकि मैट्रिक के एग्जाम के अलावा इंटर के भी एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं और इस बार पूछे भी गए हैं। तो बंगाल का विभाजन जो है उस सन 1905 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? तो कर्जन ने किया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल है किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे अधिक होती है। तो बात करते हैं कुछ में 76 की। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। जो एस तरंग होता है ना, पी तरंग, एस तरंग और टी तरंग के अलावा एस तरंग काफ़ी ही खतरनाक होता है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। क्वेश्चन 77 का सही जवाब ऑप्शन डी होना चाहिए। कुल जल का जो 97% भाग है ना वो महासागरों के अंदर स्थित है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन 78 में कि बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है। बिहार में पुनपुन एक ऐसा नदी है जहाँ पे अभी तक नदी घाटी परियोजना नहीं है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, पुनपुन नदी। और बिहार की सबसे पहले नदी घाटी परियोजना किस नदी पे है? तो वैसे स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब क्या होता है? तो कोसी नदी होता है। अगला सवाल में बोला गया है कि गेहूं फसल है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि गेहूं जो है वो खरीफ फसल नहीं बल्कि रबी फसल है और चावल तथा धान खरीफ फसल है। अगला सवाल है बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है। तो क्वेश्चन 80 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था से ही संबंध है बलवंत राय मेहता समिति। उसके बाद में यहाँ पे हम आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बता दिए हैं मॉडल पेपर का 1 से लेकर 80 तक का ऐसे इंपॉर्टेंट सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपकी मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो को बारी बारी से देख सकें। है दोस्तों वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे करता हूँ। उम्मीद है कि आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो ये दोस्तों मैं मुख्यमंत्री अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए वीडियो क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।